नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से प्रदीप चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार, टीवी चैनलों से जुड़े हुए, दिल्ली में कार्यरत रहे, अभी हिमाचल से वो खबरहाट करके चैनल चलाते हैं और काफी मशहूर चैनल है। और तथ्यों के आधार पर प्रदीप जी बात करते हैं। हमारे गुजरात के सपूत, हम इन्वर्टेड में कहते हैं सर, गुजरात ने जिनको एक्सपोर्ट किया है प्रधानमंत्री पद के लिए, उनके बारे में, उनके कथनों के बारे में प्रदीप जी ने एक एपिसोड किया था। तब से हम उनके कायल हो गए थे सर। 35-35 साल तक जिसने भिक्षा मांगी और विदेश यात्राएं करी, भिक्षा मांगने वाला भी विदेश यात्राएं करता है। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि कांग्रेस के राज में भिखारी भी विदेश यात्राएं कर रहा था, और नाली से गैस निकला और चाय बनाते थे। राडार को बादल निष्क्रिय बना लेते थे। पता नहीं क्या क्या उन्होंने हमेशा निवेदन करे, साइंटिस्टों के सामने उन्होंने निवेदन करे। गुजरात में तो शायद ही कोई उनको कॉन्ट्राडिक्ट करता था, और हम जब कॉन्ट्राडिक्ट करते थे तो कहते थे कि अरे आप उनके पीछे लग गए। और स्वयं मोदी जी हमें एक समारोह में कहा कि हरि देसाई तो चोटिया भरे, यानी हम उनकी आलोचना करते थे तो वो बोले चोटिया भरे, यानी क्या कहते हैं उसको, हम उनको जैसे चुटकुल, यानी चूंटी बोलते हैं हम गुजराती में, तो उनको जरा तकलीफ होती थी क्योंकि उनको आलोचना कभी पसंद नहीं है। मगर प्रदीप जी, आपने जो किया उनके कथनों के बारे में जितना जितना याद आए और उसके साथ में आपने तथ्यों को भी जोड़ा, तो हमें लगता है कि हमारे विश्व भर के गुजराती दर्शक जो हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको, उनमें से अंधभक्त भी हैं, उनको सही बात क्या है वो मालूम पड़े। इसके लिए हमने आपको रिक्वेस्ट करा था, आप हमारे साथ ज्वाइन हुए, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आप हमें नरेंद्र मोदी जी की असलियत के बारे में अवश्य बताएं, क्योंकि आपका अध्ययन रहा है। और अब मैं आप ज्यादा समय न लेते हुए आपको ही ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ इसकी बात करें। प्रदीप जी। धन्यवाद हरि भाई। हरि भाई देखिए, इसमें कुछ अब छुपा नहीं है। अब 11 साल में सब कुछ खुल चुका है, सब लोगों को मालूम है, इवन अंधभक्तों को भी मालूम है कि क्या सच्चाई है और क्या क्या मोदी जी बोलते हैं। अगर इसका सार निकालें तो सार ये है कि आज हम जब पंडित नेहरू के कार्यकाल की बात करते हैं, जिस नेहरू के नाम पर ये बीजेपी की पूरी राजनीति जिंदा है, प्रधानमंत्री से लेके गली के कार्यकर्ता तक का हर बात नेहरू से शुरू होती है और नेहरू पर ही खत्म होती है। तो उस नेहरू की अगर हम बात करें, जब उस नेहरू के कार्यकाल की हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि भाई उस आदमी ने क्या लेगेसी छोड़ी। आईआईटी, आईआईएम, इसरो, ये सब बात करते हैं। लेकिन जब मौजूदा प्रधानमंत्री की लेगेसी की बात की जाएगी ना, तो नेहरू के जैसे बात की जाती कि उस आदमी ने फ्यूचर प्लानिंग कैसे की थी और साइंस को कैसे बढ़ावा दिया था। मोदी जी के कार्यकाल की बात की जाएगी कि इस आदमी ने साइंस को कैसे धत्ता बताया था और साइंटिस्टों के सामने साइंस का कैसे मजाक उड़ाया करते थे। एक मीम मटेरियल, अभी क्योंकि प्रधानमंत्री पद पे है इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री पद पे नहीं रहेंगे, मुझे लगता है इस देश में सबसे बड़ा मीम मटेरियल प्रधानमंत्री के भाषण या प्रधानमंत्री की कही हुई बातें होंगी। अच्छा, कॉन्फिडेंस जबरदस्त है भाई इनका, वो छुपा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इससे भी बड़ा कॉन्फिडेंस उनका है जो इनका भाषण लिखते हैं। जया बच्चन ने संसद में ठीक कहा कि ये राइटर ढूंढ के कहां से लाते हैं जो इतने भारी भरकम शब्द लिखते हैं। अब बताइए, एक 90 के दशक की, 80 के दशक की, इनफैक्ट एक घटिया सी हिंदी फिल्मों के डायलॉग होते हैं जब कहा प्रधानमंत्री देश से कहता है कि मेरी रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ता है। ये 80 के दशक की बेकार फिल्मों के डायलॉग है ना। देश के प्रधानमंत्री ऐसे डायलॉग बोले, देश का प्रधानमंत्री कहता है A+B*² वो पूरा फॉर्मूला की ऐसी तैसी फेर देते हैं। वही देश का प्रधानमंत्री जब कहता है, जो आपने जिक्र किया कि दिमाग में आया कि भाई बादल है, राडार से हम बच सकते हैं,
तो फिर आप ये बताइए, जो देश के साइंटिस्ट है वो ऐसा ना करें तो क्या करें? सही बात। अपने आप को अभी 69 ईयर्स का बताते हैं, सॉरी 75 साल का होने वाले हैं बताते हैं, और अपने आप ही खुद ही कैलकुलेशन भूल जाते हैं। कभी कहते हैं 40 साल मैंने भिक्षा मांगी, 30 साल मैंने भिक्षा। चलिए मैं हिसाब बताता हूँ। मान लेते हैं उन्होंने शुरू में एक चाय वाले का बच्चा, मैं प्लेटफॉर्म पे चाय बेची है और मैं स्कूल भी जाता था, मेरे अंकल ने मुझे जूते खरीद के दिए, तो सारी कहानी। मान लीजिए अगर उन्होंने 10-12 साल की उम्र तक भी चाय बेची होगी, वहां पर रहे होंगे, उसके बाद उनका पूरा आप निकालिए बायोडाटा, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई भी की। अगर वो 12-15 साल तक अगर वहां थे, 12 साल भी मान लीजिए अगर वहां भी चाय बेच रहे थे, उसके बाद अगर उन्होंने 40 साल भी छोड़ दीजिए, चलिए 30 साल रख लीजिए, 30 साल उन्होंने भिक्षा मांग के खाया, तो 30 और 12 42 साल हो जाते हैं। उसके बाद इस वक्त प्रधानमंत्री समेत गुजरात का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, मिला लीजिए कितना, मेरे ख्याल 23-24 साल हो जाता है। 42 और 24 को कर लीजिए कितना हो गया, 23 साल और 42 हो गया ना। हम तो कम से कम दे रहे हैं, 66-67 साल हो गया। उसके अलावा फिर जिस प्रदेश में मैं हूँ, यहाँ पर भी प्रदेश प्रभारी रहे हैं बीजेपी के, अलग अलग जगह पे रहे, सचिव रहे, फिर गुजरात में रहे, सब मिला मिलू के उनका 12-15 10-12 साल वो हो जाता जब आडवाणी के साथ थे, वो रथ यात्रा, वो सब मिला मिलू के, तो उनकी उम्र मिनिमम टू मिनिमम, उन्हीं के कथन को और कम करके उन्होंने 35-40 बोला, मैंने 30 किया, तो भी उस हिसाब से उनकी उम्र 80 के आसपास पहुंच जाती है। सही बात। इस दौरान उन्होंने इंटायर पॉलिटिक्स में एमए भी की है भाई साहब, ग्रेजुएशन भी की है भाई साहब, विदेश भी घूमे हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि भिक्षा मांग के विदेश घूम सकते हैं। अगर एक भिक्षा मांगने वाला विदेश घूम सकता है, तो कल से मैं और आप भी भिक्षा मांगना शुरू करते हैं। हमें बता दीजिए कि कहाँ से वो ऐसी भिक्षा मिलती है कि उस पे आप, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब मैं कुछ भी नहीं था, किसी पद पे नहीं था, तो मैं अमेरिका के सारे राज्य घूम चुका था। और अमेरिका का सारे राज्य घूमने के लिए जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, उस दौर में इंडिया के बिलियनियर्स जो थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सपना था, मतलब मिलियनियर्स हुए होंगे उस वक्त। तो उस वक्त तो शायद पूरा अमेरिका तो अंबानी भी नहीं घूमे होंगे, धीरू भाई अंबानी भी नहीं घूमे होंगे पूरा अमेरिका, जो ये भिक्षा मांग के घूम गए पूरे अमेरिका। मेरा बेटे ने एक दिन मुझसे पूछा कि पापा अगर ये ऐसे से घूमे थे तो फिर इन्होंने पढ़ाई कब की, कब वो एमए करी इन्होंने, कब करी, क्या करी, और कैसे इनको जो है ये सारी चीजें घूमने का पैसा मिला। तो मैं क्या जवाब देता, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा बेटा, जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उस दिन इस सब का जो है ना, एक नहीं हजारों किताबें निकलेंगी, हजारों दस्तावेज निकलेंगे। जो शख्स अपने चुनावी एफिडेविट में अपने आप को अविवाहित बताता है, शादीशुदा होते हुए, अब उसके बारे में और क्या बोले कि नट, क्योंकि मेरे हिसाब से, आप बेहतर बता सकते हैं, आप गुजरात के, मेरे हिसाब से उनका डाइवोर्स तो नहीं हुआ है। वो अलग रहते हैं, अलग बात है, ऑफिशियल डाइवोर्स ही तो नहीं है वो। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी है जी। ना? तो वो चुनावी एफिडेविट में मैंने सुना अविवाहित लिखते थे। तो फिर ऐसे में आप जो बातें फिल्मी डायलॉग करते हैं, वो फिर मेरे को याद आता है कि कभी मेरे खून में व्यवसाय दौड़ रहा है, कभी मेरे खून में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, कभी मेरे खून में देशभक्ति दौड़ रही है। पता नहीं एक ही खून में, एक ही शरीर के अंदर कितनी नसें अलग अलग तरह के खून दौड़ती है। मुझे तो मनमोहन देसाई की फिल्म याद आ जाती है, अमिताभ बच्चन भी कई बार जिक्र करते हैं कि एक ही माँ को 3 बच्चे एक ही टाइम पे खून दे रहे। तो क्या मनमोहन देसाई की फिल्मों के डायलॉग लिखने वाला मोदी जी के भाषण लिखता है, जो एक ही बारी में 3 अलग अलग तरह का खून मोदी जी के रगों में दौड़ता है? सबसे पहली बात तो ये है कि बचपन में हमने स्कूल में पढ़ा था कि सिंदूर जो है वो कभी, माँ हमको बहुत छोटे में बता देती थी कि भाई हम खेलते थे ना, कि जिस उनकी सिंदूर की डिबिया पड़ी रहती थी, इसको मत करना, इसको गलती से मुंह पे मत लगा देना। हमें कहा जाता था तुम्हारी आवाज चली जाएगी, जो भी है। लेकिन ये तो जरूर माँ को भी पता था कि इसका नेगेटिव असर होता है, इसमें जी बहुत चीजें हैं कि जो नहीं, जो सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन उनके तो खून में दौड़ता है गर्म, वो भी गर्म वाला सिंदूर। अब वो पता नहीं गर्म कैसे होता है अंदर, भगवान जाने कितनी गर्मी है। आप लेकिन बीच में, वो बीच में हिमालय भी घूमे, हिमालय में भी रहे, हाँ, तपस्या की, वो भूल गए। हिमालय भी, हाँ, हिमालय भी घूमे, हाँ सही बात है, तपस्या भी की, फिर वो मगरमच्छ भी पकड़ा, फिर वो पता नहीं क्या क्या किया, खैर।
लेकिन ये तो रही बात है जो एक जो वो है ना, एक किताबें मेरे पास पड़ी होगी कहीं, एक बड़े, मैं बताता हूँ आपको, थी मेरे पास पड़ी हुई कहीं ना, गोपाल नहीं, दास एक 50-60 हमारे पास, बायोग्राफीज हमारे उनकी यहाँ। पब्लिश हुई है, 50-60 बायोग्राफीज उनकी पब्लिश हुई है। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको किताबें दिखाता हूँ दो, शेख चिल्ली के किस्से, हाँ, ये बाद में आएगा, ये आएगा मोदी जी के किस्से, है ना। इस तरह की किताबें आएंगी सारी, बहुत सारी चीजें ना, कि किस्से जो है ना वो बहुत सही। तो ये तो चलिए खैर उनकी गपड़ी बात है, लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो चीजें, ये देखिए आप मुझे ये बताइए, जब वो आए थे कितनी उम्मीदें जगाई थी। मैं सही। भी उसमें से एक आदमी था जब मैंने 2014 में मोदी जी के नाम पे बीजेपी को वोट दिया था। मैं खुल के कहता हूँ मैंने भी दिया था वोट, जी। क्योंकि उम्मीदें बहुत जगाई थी। मुझे लगा था कि ये आदमी विजनरी है, गुजरात के लोग इनको चुन रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे भारत को गुजरात मॉडल बेचा गया। गुजरात मॉडल की असलियत क्या है ये तो आप गुजरात में रहने वाले लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन बाहर तो गुजरात मॉडल बेचा गया। कहा गया गुजरात का हर आदमी खुशहाल है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की चीजें की गई। तो हम सबको उम्मीद जगी। चलिए मान लिया 15 लाख वाला जुमला था, ओके ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए उसको। लेकिन 2 करोड़ सालाना नौकरी वाला तो जुमला नहीं हो सकता। वो तो एक वादा था। वो 2 करोड़ तो छोड़ो, 20 लाख नौकरी साल की नहीं मिलती। फिर आपने बहुत छाती ठोक के कहा था कि चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाते। लाल आंख तो छोड़िए, चीन के सामने आप आंख नहीं उठाते, आंख नहीं उठाते। अभी सदन में नाम तक नहीं लिया चीन का, जबकि सेना खुद कह रही है, सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि उधर से पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, हमसे चीन लड़ रहा था। चीन की टेक्नोलॉजी, चीन के हथियार हमसे लड़ रहे थे, और आपने चीन का नाम तक नहीं लिया। पहली ट्रम्प का बार भी। इतिहास में प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आपने अपने एक पद की गरिमा को तोड़ते हुए जाके एक दूसरे देश में राष्ट्र एक चुनाव में प्रचार करते हैं एक उम्मीदवार के लिए, अब की बार ट्रंप सरकार। उस ट्रंप ने दिन रात इस देश की बेइज्जती की। मैं इस देश की बेइज्जती इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री देश के हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं। अलग ये अलग बात है कि पिछले 11 साल में कभी भी मोदी जी ने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो भारत के प्रधानमंत्री है। हमेशा यही एहसास उनसे मिला है कि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री है या हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री है। लेकिन फिर भी पद प्रधानमंत्री का है। तो वो जब बार बार कहते हैं कि भारत ने मेरे कहने पर सीज फायर किया, जब भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं और कहते हैं मैंने धमका है, तो बेइज्जती भारत की होती है, हर भारतीय की होती है। सही बात। तब आपने हिम्मत नहीं हुई आपकी ये कहने की कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आपने कहा हमें किसी ने नहीं दबाया। अरे और किसी ने तो बात ही नहीं की, एक ही तो आदमी कह रहा है कि मैंने दबाया, एक ही आदमी कह रहा है मैंने दबाया। फिर वो महान अमिताभ बच्चन लिखते हैं कि वो जमाना गया जब भारत दबता था, अब भारत का दबदबा है, दूसरों को दबाता है। हाँ, ट्रंप ने दिखा दिया कौन किसको दबा रहा है। आप नाम नहीं ले सकते। फिर आपने बड़े शोरों से कहा, अभी दोबारा शुरू किया, बीच में भूल गए थे प्रधानमंत्री, मेक इन इंडिया। अब याद आया कि भाई चीन के जो है वो बड़े पाकिस्तान को हेल्प मिल रही है, फिर मेक इन इंडिया याद आया उनको, अब कहने लगे। तो लोग सीधा सवाल पूछते हैं कि भाई साहब, आपके चश्मे से लेकर जूते तक सब विदेशी है, गाड़ी विदेशी, आपके कपड़े विदेशी, जूते विदेशी, पेन विदेशी, चश्मा विदेशी, और दूसरों को कहते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। ठीक उसी तरह से जब प्रधानमंत्री करते, ठीक उसी तरह से उनके नीचे पार्टी नेता भी वही करते हैं कि इस देश के बच्चों को कहते हैं कि आप गौरक्षा कीजिए, कांवड़ कीजिए, गुरुकुल में पढ़िए, अपने बच्चे विदेशों में पढ़ाएं। पढ़ते हैं, सही अजीत बात। डोभाल अजीत अजीत डोभाल का बेटा इस देश का नागरिक नहीं है। इसका पीयूष गोयल का बेटा नहीं, इस देश का नागरिक नहीं है। जो आलोक शर्मा, क्या नाम है इनके प्रवक्ता का, दोनों बच्चे विदेशी नागरिक हैं। एस जयशंकर का पत्नी भी विदेशी है, बेटा भी विदेशी नागरिक है। लेकिन एस जयशंकर की विदेशी पत्नी होने पे दिक्कत नहीं है, तो गौरव गोगोई की पत्नी विदेशी है, उस पर दिक्कत है। सोनिया गांधी विदेशी है, इस पर दिक्कत है, जबकि वो भारत में आके भारत की नागरिक बन चुकी है, सब कुछ यहाँ का अपना चुकी है, लेकिन उनसे दिक्कत है। आपके एस जयशंकर की पत्नी से कोई दिक्कत नहीं है। ये क्योंकि ऊपर आदमी जो बैठा है वही मेक इन इंडिया के नाम पर झूठ बोल रहा है, तो फिर नीचे वाले भी तो उसको फॉलो करेंगे ना।
फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट आपको याद होगा, बड़े उससे अनाउंस हुआ था, स्मार्ट सिटीज। कोई स्मार्ट सिटी है आपके यहाँ पर? मेरे यहाँ तो कोई नहीं है। बड़े दावे किए गए, बड़ा पैसा भी दिया गया, वो सब का सब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कहाँ है किसी को नहीं पता। कहाँ गई वो स्मार्ट सिटीज? आपके यहाँ से एक बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, अब तो बुलेट ट्रेन का बुलेट भी सुनने को नहीं मिलता, कहीं जिक्र भी नहीं होता कि बुलेट ट्रेन का स्टेटस क्या है, अभी कहाँ से कहाँ तक पहुंची, 5 साल में आने वाली थी। फिर जी उसके अलावा कहा जाता है वो कि एक बार प्रधानमंत्री ने, याद है आपको, कहा था मेरा सपना है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठे। आज हवाई जहाज की क्या हालत है आपके सामने। हवाई चप्पल को आदमी, हवाई जहाज तो छोड़िए, ट्रेन का सफर करने लायक नहीं छोड़ा है, सीधी कुछ है बात। ही नहीं इकोनॉमी। इसके राइट। लिए मुझे एक संघ के ही एक आदमी ने बहुत अच्छी बात बताई थी, संघ का पुराना आदमी है, कि कहा कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है इस देश में, बेरोजगारी इतनी सॉलिड है, फिर भी इलेक्शन में ये मुद्दा चलता क्यों नहीं है? फिर बीजेपी को वोट मिलता है, वो बेरोजगार बीजेपी को ही वोट देते हैं। तो उसने हम्म। कहा, प्रदीप भाई ये बहुत बड़ा धंधा है। हमारे यहाँ पर कोई रैली होती है, मान लीजिए अमित शाह की रैली हो रही है, तो लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस रैली के लिए 1000 आदमी लेके आऊंगा। तो पैसे की कमी नहीं है पार्टी के पास, पार्टी फंड से पैसा दिया जाता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए उसको दे दिया गया, 1000 आदमी के लिए 1 लाख उसको दे दिया गया। वो आगे 50,000 दे उन लोगों को, 1000 की जगह 500 ले आए, 50,000 अपनी जेब में रखे, कोई चक्कर नहीं, लेकिन ले आता है वो, 500 भी ले आता है। तो इन लोगों को ऐसे फंक्शन के लिए पैसा मिलता है, कैश मिलता है, बढ़िया जेब खर्ची चल रही है, और घर में 20 किलो राशन मिल रहा है मुफ्त में। तो और क्या चाहिए? क्यों बेरोजगारी के लिए जो है शोर मचाएंगे? क्यों यही करेंगे, कांवड़ में जो है चलेंगे, मस्जिद के आगे नाच गाना करेंगे, यही और हुड़दंग करेंगे, यही आज की डेट में सबसे बढ़िया बिजनेस है। लेकिन दुख इस चीज का होता है कि ये देश हमारा सबसे युवा देशों में से एक है दुनिया में, और जिस वक्त इस देश को प्रगति में सबसे आगे निकलना चाहिए था, यंग माइंड जो कर सकता है वो नहीं कर सकता, हमारे आपके जैसा माइंड नहीं कर सकता। इस वक्त देश की प्रगति कई गुना आगे होनी चाहिए थी, उस प्राइम टाइम को वेस्ट किया जा रहा है। जब कोई देश सही रास्ते पे आएगा तब तक हम वही चीन जापान वाले रास्ते पे होंगे, हम भी पुराने बुजुर्ग देशों में से गिने जाएंगे, क्योंकि हमारी आबादी बुजुर्गों की ज्यादा हो जाएगी। जबकि राजीव गांधी ने जो सोचा था, वो मौका आज था। जब राजीव गांधी ने कहा था कि वी आर यंग नेशन एंड आई एम ऑल्सो यंग, वो उस वक्त यस। शुरुआत थी, वो उस वक्त शुरुआत थी। असल यंग देश आज की वक्त में, आज ऐसा चाहिए था, कोई राजीव गांधी जैसी सोच वाला आदमी चाहिए था, नेहरू जैसी सोच वाला आदमी चाहिए था, जो आज का नहीं, आज से 50 साल का बाद का सोचता। तो आज की डेट में चाइना हमारे आसपास भी नहीं होता, सही में बताता हूँ। आज सही की बात। डेट में इंडिया, बेशक आप जीडीपी में चौथे नंबर पे कह दो, वो आप सबको मालूम है। इस देश की जनता को, मुझे समझ में नहीं आता क्यों ये चीज समझ में नहीं आती कि भाई एक घर में 2 लोग रह रहे हैं, वो 1000 रुपए कमाते हैं, और एक घर में, साथ वाले घर में 6 लोग रह रहे हैं, वो 2000 कमाते हैं। टोटलिटी में 2000 वाले की कमाई ज्यादा है, वो दिखेगा वो ज्यादा कमाते हैं, लेकिन ये भी तो देखो, इधर 2 लोग हैं, इधर 6 लोग हैं। जब आप पर कैपिटा निकालोगे तो ये 2 लोग वाला ज्यादा मजबूत होगा ना, लेकिन आपको दिखाया वो 6 लोग वाला जा रहा है, ये जी दिखाया जा रहा जी। है ना? तो ये कागजी आंकड़े होते हैं सारे। लेकिन असल में जरूरत ये थी कि नेहरू और राजीव गांधी वाली सोच की, कि आज के वक्त में साइंस में प्रगति करते हैं और चीजों में करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो राहुल गांधी जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, वो नहीं लोगों को समझ में आती। लेकिन असल बात वही है कि, मुद्दा वही है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग भारत ने सोचा होता, पहले उसमें काम किया होता, तो आज चाइना के प्रोडक्ट हम नहीं ले रहे होते, हमारे प्रोडक्ट चाइना ले रहा होता। जी। आज यूएसए की हिम्मत नहीं होती कि हमें चैलेंज करता कि टैरिफ इतना लगा देंगे, तुम्हारी कमर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे, हिम्मत नहीं होती भाई साहब। उन्होंने लेकिन उन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम करा, मगर अदनान सामी को नागरिकता देने में, पाकिस्तानी को नागरिकता देने में उनको कोई हर्ज नहीं है, यदि वो उनके साथ जुड़ता है तो। बाकी तो हिंदू मुस्लिम पर ही तो वो जीवित है। बिल्कुल सही है सर, वो जो अपने कंफर्ट के हिसाब से, सबका साथ सबका विकास वही है, मतलब सबके साथ सबका विकास उन्हीं का होगा, मेरे साथ वही जो मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे, हमारे उसके एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे, उनका विकास होगा। उस विकास में अब जो मुसलमान इधर
झुक सकते हैं वही जा सकते हैं आगे, जो सही मुसलमान है वो नहीं जा सकता, जो उस पे रहता है। लेकिन बात यह है कि इस देश की जनता को चीज समझनी चाहिए। दुनिया एआई की बात करती है, हमारे प्रधानमंत्री एआई को आई के साथ जोड़ते हैं, हाँ, है ना? मजाक बन गए, दुनिया जो मजाक बन गए, यानी ये वो कॉमिक लगते हैं, हंसते हैं तो भी कॉमिक लगते हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स क्या है वो मेरे ख्याल से वो डिफरेंशिएट नहीं करते, वो वोटर्स का ही हमेशा सोचते रहते हैं। और नई पीढ़ी आपने जिसका जिक्र किया, वो नई पीढ़ी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मोबाइल में लगा दिया है ताकि वो उससे उभरे भी नहीं। दुनिया गीगाबाइट्स की बात करती है, हमारे यहाँ पर गोबर की बात कराई जा रही है। दुनिया अब स्पेस की बात करती है, हमारे यहाँ पर काव की बात की जाती है। आपको रिवर्स गियर में चला, दुनिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल क्या होता है ये करने की कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया का इस गलत इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, प्रोपोगंडा के लिए कैसे किया जा सकता है, वो भारत ने दुनिया को दिखाया है। भारत में वो हो रहा है। मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, रेडियो, अखबार, कुछ आप उठा के देख लो, जिस स्टैंडर्ड पे आज की डेट में कई यूएसए के लोग हमारे साथ जैसे जुड़े हैं चैनलों की वजह से, वो कहते हैं कि भाई साहब यूएस वगैरह में, बाहर देशों में इंडियन मीडिया को लेकर हंसते हैं लोग, खास करके इंडिया पाकिस्तान वॉर में जिस तरह की उन्होंने रिपोर्टिंग करी, लाफिंग मैटर है। वहां जोक्स बनाए जाते हैं, वहां स्टेज परफॉर्मेंस होती है जो स्टैंड अप कॉमेडियन करते हैं, उसमें इंडियन मीडिया का जिक्र किया जाता है। इंडिया की जो है इन चीजों को दिखाया जाता है कि किस तरह से वहां पर मंदिरों को लेकर लोग पागल हो रहे हैं, कांवड़ को लेकर लोग पागल हो रहे हैं। जितना मैं कई बार कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं, जितना पैसा आप राम मंदिर पे लगाया, उसमें से अगर 200 करोड़ भी निकाल के, सिर्फ 200 करोड़ निकाल के एक दो हॉस्पिटल अच्छे बना देते, तो क्या ज्यादा फायदेमंद रहता। इस देश को क्या चाहिए था? शिक्षा संस्थान एक बना तरफ दे, शिक्षा संस्थान बना जाते, एक तरफ आप मंदिरों के तो मस्जिदों को तोड़ के हर जगह मंदिर बनाने के चाहते हैं, दूसरी तरफ आपके स्कूलों की छतें गिर रही हैं, बच्चे छत दब के मर रहे हैं। देश को क्या चाहिए? ये इस देश की फिलहाल स्थिति है, इस देश की एक तरह से हालत ये है। मैं आपको बताऊं, जिस जी प्रदेश में मैं रहता हूं, पहाड़ी प्रदेश, अच्छा प्रदेश है, पढ़ा लिखा प्रदेश है, लिटरेसी हमारी केरल के बाद दूसरे नंबर पे है, बड़े प्रदेशों में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। अच्छी इनकम है, अच्छा जो है वो पढ़ा लिखा स्टेट है, और मतलब सेक्स रेशियो वगैरह सब कुछ अच्छा है। लेकिन इस प्रदेश में भी, जिस प्रदेश में मात्र 1 दशमलव कुछ परसेंट मुसलमान आबादी है, 1.7 या ऐसे कुछ है, वहां भी हिंदू मुसलमान हुआ पिछले साल। मस्जिद शिमला का आपने एक मस्जिद वाला विवाद सुना होगा, जी जी जी। और वो बढ़ते बढ़ते और जिलों में भी पहुंचा। मात्र 1.7 पॉपुलेशन वाला, जिसमें गुर्जर ज्यादा है, जो भैंसे रखते हैं, दूध का काम करते हैं, उस प्रदेश में भी हिंदू मुसलमान करवा दिया। तो आप सोचिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, यहाँ तो इसी पे जिंदा है राजनीति। इसीलिए ये दक्षिण भारत में अपनी जगह नहीं बना पा रहे। दक्षिण भारत के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं। वो चंद्रबाबू नायडू क्यों जीते हैं? क्योंकि उन्हें सीईओ ऑफ इंडिया कहा जाता था। वो जी सीईओ की सोच रखते हैं, सीईओ की सोच रखते हैं, लेकिन उन्हें पैसा चाहिए, सेंटर से पैसा चाहिए, तो मजबूरी है बीजेपी के साथ जाना। ऐसे लोगों को चुना जाता है, वरना बीजेपी के पास कोई कमी थोड़ी है। राजनीति में सबसे बड़ा आपका हथियार होता है आपके पास कितना धन है और कितना बल। वो दोनों इनके पास है, पार्टी के पास पैसा है, अडानी अंबानी जैसे लोग साथ खड़े हैं। क्या चीज नहीं है, तो साउथ में कर सकते थे, लेकिन कहीं साउथ के लोग भी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी जैसे लोग की सोच होती, तो अब तक वहां भी भगवा फैल गया होता। जी, सही बात। पश्चिम बंगाल में अब तक नहीं भाग सके। पश्चिम बंगाल अभी भी खड़ा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ममता बनर्जी जब तक है, तब तक इनके लिए आसान नहीं है वहां पर कुछ भी कर पाना। लेकिन बाकी जगह पर जो हिंदी पट्टी है, वहां आपको ये सब जो होता दिख रहा है,
जब ये सत्ता, मैं वो दिन सोचता हूँ कभी-कभी कि जिस दिन ये सत्ता बदलेगी, उस दिन जब जो सारी चीज़ें कारपेट के नीचे दबी पड़ी हैं, जब वो कारपेट उठेगा, जब उसके नीचे से निकलेगा, तो जितना गंध उस वक़्त निकलेगा ना, तो ये देश देख के हैरान हो जाएगा कि नोटबंदी से लेके राफेल तक, या जो अभी नए जहाज़ खरीदने की सोच है वहाँ तक, क्या-क्या निकलेगा? ये हैरान हम सब आँखें बड़ी-बड़ी करके हैरानी से देखेंगे। जी, मगर प्रदीप जी वो दिन आएगा कब? मेरा अंतिम सवाल। देखिए देखिए, मैं एक चीज़ बड़ा आजकल कोट करता हूँ। मैंने सर कहीं पर एक बीबीसी की रिपोर्ट या कहीं पढ़ी थी। उसमें एक बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट आपके गुजरात के थे, कोई मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको वो रिपोर्ट में दोबारा ढूँढूँगा, मैं उनका नाम कोठारी, ढूँढूँगा, वो गुजरात कोठारी, कोठारी या पता घनश्याम शाह? पता नहीं जो भी नाम था मैं पूछूँगा। उन्होंने एक चीज़ बोली अपने पूरे वक्तव्य में जो मैंने पढ़ा, वो बहुत सही है। उन्होंने कहा भारत की राजनीति को आपको एक नज़रिए से अगर आप देखोगे तो पाओगे कि हर 25 साल बाद भारत की राजनीति बदली है। 1947 छोड़ दीजिए, 1950 में जब आपका संविधान लागू हुआ उसके बाद देखिए, 50 से लेके सन 75 तक देश खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। देश जी अपने आप को मजबूत कर रहा था। इसलिए उस दौर में देश की पॉलिटिक्स भी स्टेबल रही। तो सिर्फ देश ने 3 प्रधानमंत्री देखे, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। जी फिर 75 से 2000 का दौर देखिए, ये 25 साल, इस 25 साल में देश खड़ा हो चुका था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही थी, दूसरी ऑपोजिशन बढ़ रहा था, सब बढ़ रहा था। तो इस इंस्टेबिलिटी के बीच में देश ने 11 प्रधानमंत्री देखे, इंदिरा गांधी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक। फिर 2000 से 2025 का दौर आता, फिर देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो गई थी। फिर देश ने सिर्फ 3 प्रधानमंत्री देखे, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, अब नरेंद्र मोदी। अब दौर 2025 से 2050 का सर्कल शुरू हो गया। अब फिर से इस देश की राजनीति में बदलाव आएगा। अब इस दौर में जो देखा है हमने, ये सब बदलने का वक्त आ गया है। अब इस बदलाव की शुरुआत, इसलिए भी मुझे इस थ्योरी पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप नोट कीजिए, जब से 2025 शुरू हुआ है, जी इस सरकार के लिए मुश्किलात बहुत बड़ी है। हर सही बात। मोर्चे पर ये सरकार घिरी है। इंटरनेशनल फजीयत जितनी मोदी जी की इस वक्त हुई, पूरे 11 साल में नहीं हुई थी। जो विश्व गुरु का एक आपने तगमा लगा रखा था, वो पूरी तरह से बस्ट हो गया, वो सारा वो हट गया। उसके बाद आप 240 पे आ गए, आप जो है वो उसके कुर्सी पे जो नकली टांगों पर आपकी सरकार टिकी हुई है। विपक्ष एकजुट है। संसद के अंदर जिस शख्स को आप और जिस शख्स की पार्टी को और खानदान को आप इस देश की राजनीति से मिटा देना चाहते थे, वो शख्स आपके सामने लीडर ऑफ अपोजिशन बन के सीधा सवाल करता है, आंखों में जी आंखें डाल के सवाल करता है। पॉलिटिकली मोदी जी जो है वो सवालों से बचते हैं, वो सवाल देखने में या सुनने में कंफर्टेबल नहीं है। तो ये 2025 में आप और चीजें देखिए, ऑपरेशन सिंदूर कैश करने की कोशिश की, लगा कि जैसे पुलवामा वाला हुआ था, उस तरह के उड़ी स्ट्राइक के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक लहर बन गई थी, उसी तरह कैश करेंगे, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ सिंदूर गया। बांटने की कोशिश में उल्टी फजीयत हो गई। तो कई चीजें ऐसी रही जो भारी पड़ रही हैं। तो 2025 का वो सर्कल मुझे लग रहा है शुरू हो गया है। और 2029 तक तो मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं ना कि मोदी जी हट जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि सही में बताऊं कि 2029 से पहले मोदी जी हटेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 29 में मोदी जी नहीं होंगे, क्योंकि उसकी शुरुआत हो चुकी है। निशिकांत दुबे जो बयान देते हैं कि मोदी के अलावा ऑप्शन नहीं है, मोदी के बगैर 150 भी नहीं, तो आपको लगता है निशिकांत दुबे अपने दम पे ये बात कहेगा? नहीं। ऊपर से अप्रूव्ड था ये बात। राइट अगर राइट। उन्होंने अपने दम पे कही भी होती तो एडिट हो जाती, ये नहीं है एडिट हो जाती, लेकिन नहीं एडिट की गई। इसका मतलब कहा गया कि तुम ये बोलो, योगी आदित्यनाथ के लिए कोई जगह नहीं। उसके बाद सदन में अमित शाह कहते हैं राज्यसभा में कि मुझसे निपटो, प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है, मैं ही काफी हूं। मैं ही काफी मतलब अमित शाह संदेश दे रहे हैं इस देश को कि अब मैं ही हूं, मोदी जी का अब वक्त हो गया, अब अगला मुझसे ही निपटना पड़ेगा विपक्ष को। अजीत डोभाल वो अलग कहानी गढ़ रहे। मैंने कल शायद एपिसोड किया था कि अब तक 11 साल में हिंदी फिल्मों की भरमार थी,
जहां मोदी जी के गुणगान किया जाता था। आजकल आप खबर देखिए, हिंदी फिल्में जो आ रही हैं, सीरीज आ रही हैं, अजीत डोभाल का महिमा मंडन किया जा रहा है, महिमा क्योंकि मंडन हो रहा है। उन्हें भी समझ में आ गया है कि ये मेरा लास्ट चांस है, अपना जितना छोड़ सकते हो अपना महिमा मंडन, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बातों में ही होता था, स्पीचेस में होता था, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेड कर लेते हैं, चाहे वो झूठ है चाहे सच है, जो भी है, लेकिन वो करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी जानते हैं कि अब टाटा बाय बाय का वक्त आ गया है। तो ये वक्त तो रिवर्स काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बस 4 साल, जो आपने पूछा ना कब शुरू होगा, 4 साल के बाद मुझे लगता है वो आपको दिख जाएगा कि अब वक्त हो गया है। क्योंकि एक बात छोटी सी कह के खत्म करूंगा, ये बात ऑपोजिशन को भी अच्छी तरह से पता है कि 2029 में मोदी के बगैर बीजेपी को हम नहीं हरा पाए तो फिर मुश्किल है, फिर अगले 10 साल नहीं हरा पाएंगे, फिर तो जो भी दूसरा बैठेगा वो भी कम से कम 10 साल नहीं हिलेगा। ये भी बात पक्की है, डू और डाई है ऑपोजिशन के लिए भी 2029। जी बहुत बहुत अच्छा यानी आपने विश्लेषण करा और आपने संदर्भ दिए। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह सर। फिर से मिलेंगे। हमारे दर्शकों को भी आप हमारे चैनल पर आए, ये चाहत रहती है, मेरे ख्याल से कमेंट बॉक्स में वो लिखते रहते हैं। और वैसे भी खबर हाट के आपके एपिसोड देखते रहते हैं, हिंदी एपिसोड भी गुजराती लोग देखते रहते हैं और आपको चाहते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि 2011-12 में 7 महीने मैंने आपके राज्य में भी एक चैनल के लिए नौकरी करी है, अहमदाबाद में रहा। 7 महीने ही, 6 महीने बिहार में रहा, उसके बाद 7 महीने वहां रहा। लेकिन मैंने आपके राज्य को समझने की जरा थोड़ी सी कोशिश तो की, थोड़ी खुशबू तो मुझे भी मिली वहां पर। खुशबू गुजरात की। जी। गुजरात का खुश मैं कहता हूँ सर, मैंने इंडिया में कम से कम नहीं तो 8 या 9 राज्यों में नौकरी की, अलग दिल्ली समेत सब जगह मिला के, अलग अलग चैनलों में या अलग अलग विषय में। लेकिन सबसे वाइब्रेंट जो 2 स्टेट्स मुझे लगती है ना, वो है गुजरात और पंजाब। जी। इतना जी। रंग है इन दोनों राज्यों में, इतना रंग है, आदमी कुछ ना देखे ना, सिर्फ लोगों को ही देख ले तो इतना रंगीन स्टेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कपड़ों में अलग अलग रंग, खानों में अलग अलग रंग, संस्कृति में अलग अलग रंग। तो बेस्ट राज्य मुझे जो लगता है ना, कलरफुल राज्य जो लगे, वो पंजाब और गुजरात ही के। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मिलेंगे बहुत बहुत नए शुक्रिया। एपिसोड में। नमस्कार। जी। नमस्कार।